दृष्टि दोष, उसके प्रकार, कारण और निवारण, ये सब बातें हम लोग जान गए थे, है ना। आज हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बाबू? अब ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? अच्छा, आप लोग इससे पहले अपवर्तन शब्द सुन रखे हैं, सुने हैं ना जी। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सरल से अविरल से सघन में, या सघन से विरल में, तो अपने पथ से क्या होती है बाबू? विचलित हो जाती है। एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। आप प्रकाश के अपवर्तन जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो प्रकाश के किरणों का विचलन, विचलन का मतलब कि अगर कोई सीधा पार कर गया, प्रकाश की किरण जैसे आ रहा है सीधा पार कर गया तो विचलन नहीं हुआ, लेकिन अगर पार किया किसी लेंस से या फिर किसी भी माध्यम से परावर्तन के बाद वो अपने जा रहा था सीधा, लेकिन अपने पथ से हल्का बाएं दाएं विचलित हो गया, यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। हालांकि और भी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़े थे तब, याद है ना जी। उसी से रिलेटेड कुछ बात हम लोग पढ़ेंगे आज, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चूंकि आप एक बात याद रखिएगा, वायुमंडल में अपवर्तन की क्रिया होता है और वायुमंडल में अपवर्तन के क्रिया होने के फलस्वरूप कई घटनाएं घटती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम बताने का प्रयास करते हैं कि सर कैसे होता है। कभी कभी आप एक चीज देखे होंगे, ठंड के सीजन में आप बैठे होंगे आग के पास, हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं तो देखते हैं आग जल रहा होता है, बाहर आग हम लोग जलाते हैं। और कभी कभी अब जब आग पूरा तलफ रहा होता है, इट मीन्स कि आग पूरा ज्वाला दिखा रहा होता है, जल रहा होता है पूरा तो आप उसके ऊपर जस्ट जहां पे आग खत्म हो रहा है फिर आग पर, या जस्ट उसके ऊपर से ना देखने का प्रयास करते हैं आपके उस साइड के वस्तु को, किसी चीज को, तो आपको कैसा दिखाई देता है? हिलता हुआ दिखाई देता है। आप जैसे आग है और आग के जस्ट ऊपर जो भी हवा है, वायु है, उससे आप आर पार के चीजों को या फिर कोई भी चीज उधर है तो आपको कैसा दिखाई देता है बाबू? हिलता हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। ये क्यों होता है? ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता। बात समझ आ रहा है ना। गैस चूल्हा जल रहा है, स्टोव जल रहा है, उसके ऊपर भी जलते हुए हटा दिए सामान, उसके ऊपर से आर पार देखने का प्रयास कीजिए उसके ऊपर से, तो आपको उस पार की वस्तु कैसा दिखाई देगा? हिलता हुआ झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। ये क्यों होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब एक बात आपको भी तो पता है सर, अब ये क्यों होता है? तो आपको पता है ना कि जब विरल माध्यम से सघन या सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से क्या होती रहती है? विचलित होते रहती है। तो एक बात याद रखिएगा, गर्म हवा के अपेक्षा ठंडा हवा का घनत्व अधिक होता है। फिर से, जो गर्म हवा होता है उसका अपवर्तनांक और घनत्व क्या होता है? कम होता है, और ठंडा हवा का घनत्व और अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो जो आग जल रहा है उसके ऊपर का जो वायु होगा कैसा होगा? गर्म होगा, उसका घनत्व क्या होगा बाबू? कम होगा, कम होगा ना जी। और उसके ऊपर या फिर उसके उस साइड में जो वायु होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो प्रकाश की किरण पार करेगा जिसे हम लोग देख पाएंगे, तो वो तो एक विरल एक सघन माध्यम वाला काम हो जाएगा। तो जो किरणें पार करेगी प्रकाश की किरण जब हम देख रहे होते हैं तो हमेशा क्या करते हुए हमको दिखाई देगा? विचलित करते हुए। कभी गर्म हवा अत्यधिक होगा, कभी ठंड, यानी ये क्या होगा? अप डाउन करते रहता है, और जिसकी वजह से हमको उस पार का वस्तु जो होगा हिलता हुआ झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। इसी प्रकार आपको बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार वायुमंडल में ऐसी कई घटनाएं घटती है जिसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। उसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अब कुछ घटनाएं जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक है तारों का टिमटिमाना। किसका बाबू? तारों का टिमटिमाना।
आप और हम देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, कभी कभी आप देखिएगा तो तारों को, तारा आपका टिमटिमाते रहता है। टिमटिमाना का मतलब जानते हैं? वो क्या करता है, वो समझ में आ रहा है ना, उसका लाइट कम रहा होता है और बढ़ रहा होता है। कभी लगेगा वो बढ़ गया, कभी लगेगा कम गया, कभी लगेगा बढ़ गया, मतलब उसका लाइट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी ज्यादा कभी कम होते रहते। इसी को कहते हैं टिमटिमाना। क्या कहते हैं बाबू? आप कह सकते हो। तो ये जो आप तारों का टिमटिमाना होता है वो किसके वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? देखिए, तारे की अगर हम लोग बात करेंगे तो तारा बहुत ज्यादा दूर है पृथ्वी से। तारा पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर पर है, बहुत ज्यादा दूर पे है। बात समझ में आ रही है क्या ना? दूरी बहुत ज्यादा है। अब चूंकि दूरी बहुत ज्यादा होने के वजह भी एक कारण हो सकता है, और सबसे बड़ा कारण आपको यह है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, आप सब लोग को पता है, हमेशा एक समान नहीं रहता। कभी गर्म होता है, कभी, क्या पृथ्वी का जो वायुमंडल है क्या हमेशा एक समान रहता है? हमेशा विचलित होते रहता है। कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी कभी अत्यधिक गर्म हो रहा है, कभी अत्यधिक ठंडा हो जा रहा है। तो ये जो वायुमंडल का टेम्परेचर है, वायुमंडल का जो तापमान है वो घटते बढ़ते रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसके वजह से जब हम तारों को देखते हैं तो वो हमेशा हमें अप डाउन होते हुए दिखाई देता है। तारा कैसा दिखाई देता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। किसके वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। वहीं पे तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसका? चंद्रमा का, तो चंद्रमा आपको टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है। अच्छा, चंद्रमा को देखते हैं टिमटिमाता दिखाई देता है क्या? इसके पीछे एक कारण ये भी है कि तारा जो है पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और बहुत नजदीक होने की वजह से उसका आकार क्या है? बड़ा दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव उस चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि तारा बहुत ज्यादा दूरी है और बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हल्का सा भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमें तारा पर दिखाई देता है। जबकि चंद्रमा बहुत नजदीक होने की वजह से उसका आकार और साइज बड़ा होता है, तो उस वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। आप ऐसे भी प्रैक्टिकली कभी कभी देखते हो, बहुत दूर जो वस्तु है उसको देखने का प्रयास करते हो तो आपको हल्का हल्का हिलता हुआ छोटा वस्तु दिखाई देता है। कैमरा में ही देख लो, कैमरा से दूर का फोटो खींचोगे ना तो बहुत जूम करके अगर देखोगे तो हल्का भी फोन हिलेगा तो वो बहुत ज्यादा हिल जाएगा। होता है कि नहीं होता है? और पास के वस्तु में ऐसा देखने को आपको, ये क्यों होता है? ये सब के सब कारण किसका है? वायुमंडलीय अपवर्तन के। तो आप एक बात समझ में आ गया, क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, क्या बनता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि चंद्रमा नहीं? आप देखिएगा आपके बुक में क्वेश्चन होगा, और एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि चंद्रमा या सूर्य नहीं? समझ में आ गया ना? तो आप तो बता दीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ जी, बता दीजिएगा। क्या उर्दू को बच्चा बताएगा, सब बताएगा जी? लिख लीजिएगा ना? ठीक। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला टॉपिक है तारे। वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या होता है? आप देखते होंगे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, बात नहीं करिए, सूर्योदय या सूर्यास्त, आभासी समय। अब ये क्या होता है आभासी समय? तो अब सूर्योदय या सूर्यास्त के आभासी समय ये क्या होता है? एक बात है तो आप लोग जान गए कि सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, सूर्य के बारे में जब हम बात करेंगे, किसके बारे में? सूर्य यानी सूरज के बारे में, सन के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि एक बात याद रखिएगा, वायुमंडलीय घनत्व पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुमंडलीय घनत्व क्या होगा?
घटते चल जाएगा। क्या होते चल जाएगा? घटते चल जाएगा। और जहां पे सूरज है वहां पे तो बिल्कुल वायुमंडलीय घनत्व नहीं है, निर्वात है। निर्वात का तो मतलब आप जानते हैं ना, जहां पे हवा बिल्कुल नहीं है वो क्या होता है? निर्वात। तो एक बात आप बताइए, जहां पे सूर्य स्थित है वो कौन है? निर्वात है। और सूर्य के प्रकाश जब धरातल पर आ रहा है तो यहाँ वायुमंडलीय घनत्व अधिक है, तो ये क्या हो गया? सघन माध्यम कि विरल माध्यम? सघन माध्यम कि विरल माध्यम? बोलो। सघन माध्यम। निर्वात से आ रहा है तो विरल माध्यम। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के प्रकाश जब धरती पर पहुंचेगा तो उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य जहां पर स्थित है वो बिल्कुल विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। और वायुमंडलीय घनत्व तो पृथ्वी पर अधिक ज्यादा है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो क्या होगा? उसका प्रकाश विचलित हो जाएगा। विचलित होने का मतलब मुड़ जाएगा। क्या सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा निकल करके हमारे पृथ्वी पर पड़ता है क्या? नहीं, सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे? देखिए, एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी है, ये क्षितिज कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये सूर्य यहाँ है, आप कभी कभी देखते होंगे, सर क्या क्या देखते होंगे? तो आप देखते हैं कि अभी सूरज निकला भी नहीं है, सूरज अभी पूरा लालिमा छा जाता है आसमान में। हेलो, सूरज निकला भी नहीं है लेकिन पूरा आसमान में लालिमा छा जाता है। सूर्यास्त हो जाता है, आपको लगता है कि सूरज क्या हो गया? डूब गया, फिर भी आसमान में लालिमा छाया रहता है कुछ देरों तक। क्यों? सूरज तो डूब गया ना भाई, प्रकाश कहां से आ रहा है? आए? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। वो भी आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए वास्तविक सूरज है, ये वास्तविक है। वास्तविक का मतलब ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का क्षितिज ये है। आप समझिएगा ध्यान से, लेकिन ये प्रतीत होगा, आपको पता है कहां? यहां। ध्यान से देखिए, और प्रकाश का किरण ऐसे निकला, ध्यान दीजिए, ऐसे निकल कर कैसे पहुंच रहा है क्षितिज पर, और आपको क्या पता चलेगा कि ये ऐसे आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी का क्षितिज है, सूरज यहाँ है, लेकिन आपको प्रतीत होगा यहाँ। प्रकाश का किरण ऐसे आकर के विचलित होकर यहाँ पड़ रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये वास्तविक है और ये आभासी है। ये वास्तविक और ये है यहाँ, लेकिन आपको प्रतीत होगा यहाँ। प्रकाश का किरण ऐसे पड़ के ऐसे मुड़ के आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सीधा आ रहा है। तो वास्तविक और ये आभासी यानी काल्पनिक। तो ये क्यों होता है? तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है तो आप सब लोग को पता है सर, अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और यही कारण है कि सूर्योदय से पहले भी आप आसमान में लालिमा छाए हुए देखते हैं, सूर्यास्त के बाद भी लालिमा छाए हुए देखते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की किरण जो है वो सीधे सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ती, बल्कि क्या होकर पड़ती है? विचलित होकर पड़ती है। आपको याद है ना प्रकाश का अपवर्तन जी? ऐसे पड़ रहा है तो ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, याद है कि नहीं याद है? तो आज आपको एक बात और समझ में आ गया, सर कौन सा बात? कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वो सीधा सीधा नहीं पड़ के बल्कि क्या होके आती है? अपवर्तन होके आती है। और यही कारण है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व पूरा आसमान में लालिमा छाया होता है, और सूर्यास्त के बाद भी आसमान में लालिमा छाया होता है, क्योंकि सूर्य अभी दिख नहीं रहा है, उसका प्रकाश आ गया, क्योंकि जो प्रकाश निकल रहा है वो अपवर्तन होकर के हमारे पृथ्वी पर आ रहा है। ऐसे निकला, इसको तो ऐसे चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्या हो रहा है? उसका अपवर्तन हो रहा है। जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, अपने पथ से क्या हो जा रहा है? हुआ मुड़ जा रहा है, विचलित हो जा रहा है, पढ़ना कहीं और चाहिए, पर कहीं और रहा है। बातें समझ में आ गई? तो आप दो बातें समझिए, सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, और क्या समझे सर? सूर्योदय या सूर्यास्त का आभासी समय, यानी होता कुछ और दिखता कुछ और है हमें, या किसके वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। तो बताइए, वायुमंडलीय अपवर्तन समझ में आया,
वायुमंडलीय अपवर्तन से होने वाले दो घटनाएं आपको समझ में आई है या नहीं? दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला जो टॉपिक है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या था क्वेश्चन तुम्हारा, क्या बोल रही हो कि सूर्य के प्रकाश तो सर सीधी रेखा में गमन करती है, तो फिर मुड़ कैसे गई? उसका अपना गुण है कि वो सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य का प्रकाश का अपना गुण है कि वो किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन आप तो ये भी पढ़े हैं कि सर कोई भी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन तो करती ही है, लेकिन जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी अपने पथ से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। फिर मुड़ने के बाद भी वो सीधी रेखा में ही गमन करेगी, लेकिन अपवर्तन के बाद तो वो सीधी रेखा में ही जाएगी, लेकिन अपवर्तन के बाद अपने पथ से, मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो ऐसे चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? है तो ये सीधी रेखा ही, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये जैसे ही अपवर्तित होती है तो अपना पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। बात समझ में आ गई? लेकिन वो उसका एक्चुअल गुण है कि वो सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे नहीं जाता है। समझ में आया? ऐसे आते हुए देखते हो नहीं, आता वो सीधी रेखा में ही है, लेकिन अपने पथ से जैसे वायुमंडल में इंटर किया वो अपना पथ से विचलित हो गया। हमको दिखता है उधर से आ रहा है, लेकिन वो आभासी है, एक्चुअल में दूसरे डायरेक्शन से आ रहा होता है, वो विचलित होकर आ रहा होता है। सूरज होता कहीं और है, दिखता हमको कहीं और है। किसके वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। बातें समझ में आ गई आप लोग को? अब अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है बाबू? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसमें से कोई बच्चे बता पाएंगे क्या? क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? कोई भी नहीं। अभी प्रैक्टिकली चीजें समझाया जाएगा आपको। आए चलिए, हमें तो देखने में प्रकाश लगता है कि सर प्रकाश में केवल कलर है, लेकिन जो प्रकाश होता है वह प्रकाश कई रंग का बना होता है बाबू। 7 रंग होता है प्रकाश की किरण में। सूर्य के प्रकाश की किरणों में कितने रंगे होती है? 7 रंग। हम लोग को तो देखने से नहीं पता चलता है। क्या पता चलता है क्या? उसमें 7 वर्ण पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। सीधा बैठो, सीधा बैठो सब पहले। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से अभी कुछ समझ में आएगा आपको कि आप क्या समझे कि प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग। एक प्रिज्म लेखी, प्रिज्म के बारे में हम लोग बात किए हैं क्या इससे पहले? प्रिज्म अपवर्तन का काम करती है। किसका काम करती है? त्रिभुजाकार हम लोग एक कांच के इसका बात किए थे प्रिज्म का। तो अगर आप एक प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म से अगर सूर्य के प्रकाश को या किसी प्रकाश को पार करा करके एक साइड अगर आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो आप देखिएगा तो यह पाइएगा पानी में भी ये काम हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना? पानी में भी ये प्रिज्म, पानी में प्रिज्म जैसा ही काम करता है। तो आप क्या देखिएगा कि वो सूर्य के प्रकाश जो है 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंगों में? कितने रंगों में? 7 रंगों में वो क्या हो जा रहा है? विभक्त हो जा रहा है। अब तो आप कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता। क्या बोला मैं? श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, यानी अलग अलग रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वह श्वेत प्रकाश वो क्या है? श्वेत प्रकाश है। जैसे ही उसे हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो आप देखिएगा कि वही श्वेत प्रकाश कितने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में, यानी अपना ओरिजिनल रूप में आ गया। देखते हो जब रावण का वध होने गया तो राम जी जब आए तो लास्ट में रावण अपना ओरिजिनल रूप में आता, दशानन 10 गो मुंह एन्ने से निकल रहे हैं, राम जी इसको काट रहे हैं तो ये नया कर हा इधर से। तो ओरिजिनल रूप तो वही था, दिख रहा था एगो, है कि नहीं है? उसी प्रकार
श्वेत प्रकाश की किरण में कै गो रंग है बाबू? 7 गो। लेकिन जैसे उसे प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं हम लोग, प्रिज्म जब पास करवाते हैं तो 7 गो रंग में विभक्त हो जाता है। इसे 1 गो है, 7 गो अपना रूप में आ जाता है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या बातें समझ में आ गई? समझ में आ गया? अवयवी उसको कहते हैं जिससे जो बना होता है, वो उसका अवयव कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही कहलाता है आपका क्या बाबू? वर्ण विक्षेपण। इसको हम समझाते हैं आपको वर्ण विक्षेपण को ठीक से। ये आपका प्रिज्म है। कहती है बउआ, बोला करो मेरे साथ, क्या जी? प्रिज्म है। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख लिए प्रिज्म। क्या रख लिए बाबू? प्रिज्म। ठीक है। अब मान लो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस कोई चीज पे, ठीक है, यहाँ से होल रखे हुए कि इसे पार कर रहा है, इस पे पड़ गया, ये गो पड़ गया ना जी, ये छिद्र है, कोई माध्यम है, तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकला, ठीक है, ये वो किरण इस पे जैसे पड़ा, ध्यान दो बाबू, कुछ बोल रहे हो क्या? ऊपर, सबसे ऊपर कौन? लाल है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और ये जामुनी और ये बैगनी। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गया तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं बाबू? वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का वर्ण क्या हो गया? विक्षेपण हो गया बाबू। कोई दिक्कत किसी को? और याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? लाल का। इसीलिए किसी भी सिग्नल पर किसका प्रयोग किया जाता है? लाल का, ताकि दूर से दिख जाए। लाल खतरा का निशान है, दूर से दिखाई दे देता है सिग्नल वगैरह पे, चकित दूर तक दिखाई देता है, दूर तक दिखाई दे, इसके लिए ही हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसका है? बैगनी का। अब इसको एक और बात तुम कहो, तो यहां से मान लो सूर्य का प्रकाश गुजारे, सूर्य प्रकाश गुजार दिए, इधर 7 रंग में विभक्त हो गया। अब फिर इनने आप क्या करिए, एक और प्रिज्म रख दीजिए और ये 7 रंग प्रिज्म में पड़ेगा, अपोजिट साइड में फिर क्या करेगा? श्वेत प्रकाश बन के निकल जाएगा। नहीं समझे? ये श्वेत प्रकाश गया, प्रिज्म पर पड़ा, 7 को रंगों में विभक्त हुआ, फिर यहाँ पे वो प्रिज्म डाल दिए और ये 7 रंग इस वजह से बनेगा। अब फिर निकलेगा तो एक रंग बन के निकलेगा, कौन? श्वेत प्रकाश। तो इसको कहते हैं प्रकाश का पुनर्निर्माण। प्रकाश का मतलब प्रकाश पुनः फिर से वैसा ही बन गया जैसा था। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो वर्ण विक्षेपण में बताइए किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं ना? अब इसको याद करने का कोई तरीका है, तो याद कैसे करते हैं देखो, V I B G Y ऑरेंज O R, इसको V I B G Y O R विवग्योर करके ये स्पेलिंग है। ये नीचे से ऊपर की तरफ है, समझ में आ रहा है ना? ये नीचे से इसका वायलेट हो गया, नहीं तो ये याद करिएगा, ये नीचे से ऊपर, सबसे ऊपर कौन? रेड, ऑरेंज, येलो है ना, लाल, आपका ऑरेंज कौन? नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, जामुनी और ये क्या हो गया आपका? बैगनी, वायलेट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो ये है आपका श्वेत प्रकाश का 7 को रंग, और इसी को प्रिज्म से टकराने के बाद अपना रूप में आ जाता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो याद हुआ आपको? नहीं याद हुआ? तो सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक किसका? किसका? लाल का।
700 नैनोमीटर। इसका कितना होता है बाबू? 590 से 620 नैनोमीटर। ठीक है। पीला का कितना होता है? 570 से 590 नैनोमीटर। हरा का होता है 500 से 570 नैनोमीटर। नीला का होता है 460 से 500 नैनोमीटर। जामुनी यानी कि इंडिगो जिसको कहते हैं हम लोग 440 से कितना होता है बाबू? 460 ना? हाँ, 440 से 460। अब बैगनी का सबसे कम 400 से लेकर कितना नैनोमीटर। तो ये है तरंग दैर्घ्य उसका। तो यानी आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है जी? लाल का 620 से 700 नैनोमीटर। इतना दूरी तक किस दिखाई दे सकता है? बात समझ में आ रहा है? दिखने का डिस्टेंस है ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लाल का सबसे अधिक है, उससे कम नारंगी, उसके कम पीला, हरा, नीला, जामुनी जिसको इंडिगो कहते हैं, फिर ये वायलेट बैगनी। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका बाबू? सबसे कम किसका? याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को क्या? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। ये कुछ और एक घटना है इंद्रधनुष का बनना, रेनबो। बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखने में ना जी। अब ये इंद्रधनुष जो बनता है, क्या बाबू मैं बोला? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है? यही वर्ण विक्षेपण के वजह से बनता है। किसके वजह से बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के वजह से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आता है कि वर्ण इंद्रधनुष का कैसे बनता है, इंद्रधनुष के बनने का व्याख्या करिए। समझ में आ रहा है ना? तो इतना आप जान लीजिए कि इंद्रधनुष किसके किसके वजह से बनता है बाबू? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के वजह से। मैं अब आपको समझाता हूं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। क्या आप लोग समझने के लिए रेडी है? पीछे देखिए इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो आपको तो पता है कि सर प्रकाश की किरण अगर किसी प्रिज्म से टकराएगी तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसी प्रक्रिया से इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे? इंद्रधनुष क्या ऐसे बनते हुए देखे? इंद्रधनुष कभी बनता है जब बारिश होता है। बारिश के सीजन में इंद्रधनुष बनता है। ऐसे ठंडा गर्मी में देख लिया क्या आप लोग? नहीं बनता है ना। और बारिश में तभी बनता है जब आप देखिएगा बारिश खत्म हो गया और अपोजिट साइड में सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना? और रात में भी नहीं बनता, इंद्रधनुष दिन में बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए शाम का टाइम है, 3, 4, 5 बज रहा है। अधिकतर शाम में ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी बन सकता है। शाम का टाइम में खूब जोरदार बारिश हुआ। सुन रहे हैं आप लोग? खूब क्या हुआ? जोरदार बारिश हुआ, अच्छा खासा बारिश हुआ और बारिश रुक गया। और बारिश रुकने के 10, 15, 20 मिनट बाद आप देखिएगा तो सूर्य का प्रकाश अगर पश्चिम से आ रहा है तो पूर्व साइड में आपको इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही होता है। क्यों होता है? इसके पीछे कारण यह है कि आप सब लोग को पता है कि सर वायुमंडल में धूल कण बहुत मौजूद है। हमारे वायुमंडल में धूल कण मौजूद है कि नहीं है जी? है। तो बारिश के कुछ समय पश्चात क्या होता है? बारिश के कुछ बूंदे वायुमंडल में ही रुक जाती है। मैं क्या बोला? बारिश के कुछ बूंदे धूल कण पर ही वायुमंडल में क्या होती है? रुक जाती है। और बारिश के पश्चात जैसे ही सूर्य प्रकाश निकलता है और सूर्य प्रकाश निकलने के बाद उस वायुमंडल में उपस्थित पानी के बूंद पर पड़ता है। बात समझ रहा है ना? तो जो पानी का बूंद होता है वो प्रिज्म जैसा काम करने लग जाता है। कैसा काम करने लग जाता है? प्रिज्म जैसा काम करने लगता है। यानी सूर्य का प्रकाश जैसे ही पानी के बूंद पर पड़ती है वो सूर्य प्रकाश को क्या करता है? पानी का बूंद 7 गो रंगों में विभक्त कर देता है। और आपको उसके उल्टा साइड देखिएगा तो आपको इंद्रधनुष आसमान में बनता हुआ दिखाई देता है। कै गो रंग का होता है? 7 रंग का। तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा इंद्रधनुष का बनना यही घटना है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना?
ऐसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा, वो जो पानी का बूंद है वो प्रिज्म जैसा काम किया और सूर्य प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर दिया। आप अपोची साइड देखते तो खूब सुंदर ऐसे 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 करके क्या बना होता है, इंद्रधनुष बना होता है। तो इंद्रधनुष भी किसके वजह से बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के वजह से बनता है। क्या किसी बच्चे को दिक्कत, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई सबको, दिक्कत नहीं ना किसी को, क्लियर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है बाबू, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन भी। वर्ण विक्षेपण समझ में आया ना जी, उसी प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन भी अभी आपको समझ में आएगा। जस्ट वेट। और आप अभी क्लास में प्रैक्टिकल देख लीजिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन को। सर कहिएगा हाँ तो हाँ, डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और एग्जाम में कैसे लिख रहे हैं। हमारे तरफ से एकदम बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। मैं अगला टॉपिक क्या है बाबू, प्रकाश का चलिए, इससे पहले था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अब क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कोई हमें समझाएगा? चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपसे। दिन का टाइम है, बात समझ में आ रहा है ना। अब दिन के टाइम में आप जानते हैं सूर्य प्रकाश है तो पूरा दुनिया, जहां जहां सूर्य का प्रकाश है, दुनिया क्या, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो क्या है, पूरा उजाला है। जहां नहीं पड़ रहा वहां अंधेरा है, या फिर हम अपना लाइट का अरेंज कर रखे हैं। तो अपने इधर का ही मान लीजिए, दिन में हमारे यहाँ है सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश क्या आपके रूम में पड़ रहा है डायरेक्ट? कभी कभी नहीं पड़ रहा होता है, कभी कभी पड़ रहा होता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आपके रूम में डायरेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, फिर भी अपने रूम में जाते हैं तो आपके रूम में क्या होता है, उजाला रहता है। रहता है कि नहीं रहता? क्या सूर्य का प्रकाश सीधे आपके रूम में पड़ रहा है क्या? सूर्य का प्रकाश तो बाहर पड़ रहा है, आप तो घेर लिए हैं पूरा रूम को, अच्छे से बंद कर दिए, तैयो दिख रहा है। क्यों? हाँ, इसका कहना है कि सर लाइट टकरा टकरा के इन्ने उन्ने जाता है, टकरा टकरा के घुस जाता है हमारे घर में। हाँ, इसका यही कहना है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे क्या, कैसे? हाँ एकदम सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से ही वो हमें दिन में दिखाई देते हैं, जहां पे सूर्य प्रकाश डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है वहां भी। अभी ये लाइट हम लोग बंद कर देंगे, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, फिर भी आपको उधर दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। सर अभी प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, बोर्ड पर सब लोग ध्यान दीजिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन वैसे होता है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है, मान लीजिए आपको एक बात याद रखिए, वायुमंडल में बहुत धूलकण है, बहुत ज्यादा धूलकण है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में होता यूं है कि प्रकाश जैसे ही उस धूलकण पर पहुंचती है, वो धूलकण तो पूरे जगह फैल जाती है, वो धूलकण फैल जाती है और वहां भी प्रकाश अवेलेबल हो जाता है जहां पे सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंचती। यानी कि कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश को फैल जाता है, इधर उधर प्रकीर्णित हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आप कहोगे सर कहाँ धूलकण कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ये वो लाइट सीधे सीधे पड़ रहा है इसमें, और उस पर गौर से देखो तो बड़ी छोटा 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 उड़ता हुआ दिखाई देगा। हम वीडियो भी करके रखे फोन में, हालांकि फोन में रिकॉर्ड हो रहा है तो बता देते हैं। आप देखे हो, इसे दिखाए थे ऐसे देखे हो रूम में एकदम हल्का सा खिड़की खोलो, एकदम एगो सूर्य प्रकाश पड़ेगा तो रूम को लगेगा रूम बड़ी साफ सुथरा है, देखोगे तो लगेगा एकदम बहुत घना में कण क्या उड़ रहा है, उड़ रहा है, ऐसा होता है ना। तो यही कण क्या करता है, सारे प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, फैला देता है। वहां भी हम देख पाते हैं जहां सूर्य की प्रकाश सीधे सीधे नहीं पहुंच पाता, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उन जगहों पर भी हम देख पाते हैं, जिन जगहों पे प्रकाश सीधे सीधे नहीं पहुंचता है, उन जगहों पे भी हम देख पाते हैं, किसके वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण जब प्रकाश
पर जब सूर्य प्रकाश पहुंचती है या पड़ती है तो वो क्या करती है, सूर्य प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आ गया। और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिन में हम उन जगहों को भी देख पाते जिन जगहों पर सूर्य प्रकाश सीधे सीधे नहीं पहुंचता है। तो कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं ना। तो चलिए अब क्लास आपका समापन की ओर है।